पास एक सिंपल HTML का पेज है जिसके अंदर आपको उसको रन करना है। हम इसमें यूज़ करते हैं CDN। क्या यूज़ करते हैं? CDN। ये बात समझ में आ रही है? CDN क्या होता है? एक लिंक है, ठीक है। अच्छा, CDN की फुल फॉर्म क्या, किसी को पता है? जी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का फॉर्मेट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत हेल्पफुल है। ये इस्तेमाल होता है आपके पास एक सिस्टम डिज़ाइन लेवल पे, बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। नेटफ्लिक्स सब यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं, सब पता होगा, इतने शरीफ का कोई भी नहीं है ना यार। हकीकत है ना भाई, सब यूज़ करते हैं ना। यहाँ पर कोई हाजी सनोल्ला भी है यहाँ पे? नहीं है ना? अच्छा, तो अब आपने नेटफ्लिक्स यूज़ किया है ना। आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखते हो जो कि सर्वर पे थी यूएस के, यानी कि यूएस के कंटेंट के अंदर थी वो, सही है। आपने उस पर क्लिक करा, वो लोड लेना स्टार्ट करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है ना। आप नेटफ्लिक्स ऑन करते हो, आपने कोई यूएस का कंटेंट उठाया, आपने उस पर क्लिक करा, वो आपके पास लोड लेना स्टार्ट होती है। वो बेसिकली आपके सर्वर पे नहीं थी, वो कहाँ थी? यूएस के सर्वर पे थी। आपके सर्वर से मुराद आपका पाकिस्तान का या आपका पर्सनल कोई सर्वर नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना। जब वो वहां से लोड ले रही होती है तो वो लगाती है टाइम, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जाना यूएस के सर्वर पे टाइम टेकन है, सही है। भले ही वो भले जो है ना, एक मिली सेकेंड्स का फर्क है, लेकिन टाइम टेकन है वो। और सम टाइम लोड लेने में भी तंग करती है, सही है। आप वेबसाइट को या आपकी जो वो मूवी थी उसको थोड़ी देर बाद जाके खोलना। जब आपने उसको ऑन किया, सही है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सही है। आपने उसको थोड़ा चलाया, आगे पीछे किया, बंद करके वापस छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद खोलना। नेटफ्लिक्स ने उस सर्वर को आपके जो आसपास सर्वर होंगे उस पर शिफ्ट कर दिया होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? जो मैं कह रहा हूँ पहले तो समझ में आई? अभी मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा। ये CDN नहीं है, CDN कुछ और चीज़, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, जब उसने देखा कि आपने रिक्वेस्ट मारी है, आपका सर्वर यहाँ से दुबई का होगा या मुंबई का होगा, ठीक है। अमेजोन की कुछ सर्वर्स होते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेजोन यूज़ करता है। मैं अगर यहाँ पे आपको कोई इमेजेस दिखा सकूँ। CDN को समझना बहुत ज़रूरी है, सही है। अब यहाँ पे वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक सर्वर, यहाँ से ये पाकिस्तान इंडिया है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आपका जो है ना मुल्क है, ये रहा, सही है, पाकिस्तान यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको दिखा रहा है कि कुछ सर्वर यहाँ लगे हुए हैं, कुछ सर्वर यहाँ लगे हुए हैं, कुछ सर्वर यहाँ, कुछ सर्वर यहाँ, कुछ सर्वर यहाँ, सही है। समझ में आ रही बात? नेटफ्लिक्स जब अपलोड करता है डाटा को तो वो एक सर्वर पे अपलोड करता है। कहाँ अपलोड करता है? अब जाहिर सी बात है, अगर उसके बाद इतने सारे सर्वर है, सब पे अपलोड तो नहीं करेगा वो, टाइम भी लगेगा। वो अपलोड करता है एक सर्वर पे, सिर्फ एक सर्वर पे, उसका जो ओरिजिनल सर्वर है या उसका जो सर्वर सेंटर है उस पर सिर्फ अपलोड करता है वो। अब जैसे ही लोगों ने देखना शुरू करना होता है उस वेबसाइट को, अब जैसे फर्ज करो उसका ओरिजिनल सर्वर लगा हुआ है यूएस में और वहीं आसपास होगा यकीनन, ठीक है। अब यूएस के लोगों ने देखना स्टार्ट किया, सही है, तो उनको तो फटाफट जल्दी मिल जाएगा डाटा। आप जब देखना स्टार्ट करोगे आपको टाइम मिलेगा। जैसे ही आप देखना स्टार्ट करते हो, नेटफ्लिक्स क्या करता है, उस डाटा को आपके करीब वाले सर्वर पर शिफ्ट करना शुरू कर देता है, CDN फॉर्मेट के अंदर। समझ में आ रही है बात? उसको क्या करता है, वहां से डाटा को आपके पास शिफ्ट मारना शुरू करता है। अब वो क्या करता है, वो डाटा लोड ले रहा होता है या कह लो डाउनलोड कर रहा होता है। आपकी वीडियो जो आपकी नेटफ्लिक्स के सर्वर पर रखी हुई थी उस सर्वर पे, वो वहां से आपके सर्वर पे आती है, वो डाउनलोडिंग कर रहा होता है। जब वो डाउनलोड होकर रख लेता है तो आपके पास शो हो रही होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। CDN जब डाटा लेता है तो वो लेता है हर सर्वर से तोड़ तोड़ कर, यानी कि 50 हिस्से लिया, 50 हिस्से लिया, 50 से लिया, 50 लेके पूरी मूवी आपको बना के देता है वो, आपके आसपास जितने होंगे, क्योंकि जितना जल्दी आपको डाटा पहुंचाना है ये उसकी क्वालिटी टाइम है, ये उसका काम है। वरना आप नेटफ्लिक्स हो तो किसी और जो है ना प्लेटफॉर्म को यूज कर लोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास वेब नेटफ्लिक्स इतनी जो है ना, मैं कहता हूँ एट अ टाइम नेटफ्लिक्स पे कोई मिलियंस ऑफ यूजर एक्टिव होते होंगे अगर कोई नई वेब सीरीज आती है। अभी स्ट्रेंजर थिंग्स आई है ना, सबको पता होगा, अगर सबने देखी होगी ना। आप उसको अगर देखो एट अ टाइम, यानी कि 12 बजे के बाद देखो, 1 बजे के आसपास जो लोग देख रहे होते हैं, जो उसका टाइम था आने का, उस टाइम पे मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर होंगे, क्योंकि वो एक बड़ी वेब सीरीज है। तो अब उसके ऊपर
वो क्रैश नहीं करती है आपके पास, बिल्कुल स्मूथ चलती है, आपको इतनी अटकती भी नहीं है। वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है वो अलग है, लेकिन आपके पास जो है ना बिल्कुल भी नहीं अटकती। उसका रीज़न क्या है? उसने पूरा आर्किटेक्चर इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपको अटकेगी नहीं कभी भी, क्योंकि वो वहां से डाउनलोड नहीं कर रही, उसने मल्टीपल सोर्स यूज करा आपको डाउनलोड करने के लिए। आपके आसपास जितने सर्वर जो जल्दी डाटा पास कर सकते हैं वो उतना भेजेगी। समझ में आई बात? ये उसकी एक टेक्निक है, ये उसकी नहीं है, ये बेसिकली नेटवर्किंग की टेक्निक है, उसने यूटिलाइज किया है। इससे इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखते हो वो भी ऐसे ही काम करता है। आप मैच देखते हो, मैच देखा है आप लोगों ने, पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा मैच होता है, बहुत बहुत ज़्यादा जाके जाके वो जो है ना आपके चैनल्स वगैरह क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो भी क्रैश नहीं होते। आपके जो नेटवर्क पे या वो तमाशा वगैरह पे इस तरह की चीज़ों पे आप देखते हो तो वो क्रैश हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है। उसका रीज़न यही है कि उनके सिस्टम अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सके जब ज़्यादा लोड आ जाए। हालांकि ज़्यादा लोड भी कम लोड नहीं होता, अगर मैं एक बात करता हूँ पाकिस्तान इंडिया के मैच की तो बहुत बड़ा लोड है ये, दुनिया भर से लोग देखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो लोग अपने हिसाब से कंट्रोल ज़रूर करते हैं और काफ़ी हद तक बेहतर करते हैं वो, लेकिन फिर भी सर्वर क्रैश होता है कि उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है या उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, बच्चों की एक्सपेंस है, खर्चा है। यूएस के अंदर मेरा सर्वर रखा हुआ है, वो खर्चा है। पाकिस्तान के अंदर है या मेरे पास इंडिया के अंदर है, कहीं पे भी सर्वर है, खर्चा है ये। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेटफ्लिक्स इस चीज़ को अफोर्ड कर रहा है, वो अलग कहानी है, क्योंकि उसके पास एक्सपेंस ज़्यादा है, उसने अपने आप को जो है ना खर्चा किया है, एक बिल्ड किया अपने आप को इतना बड़ा आर्किटेक्चर कि वो आपको क्रैश करने नहीं देता। तो उसके पीछे रीजन है बहुत सारे, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, उसके पीछे और भी रीज़न है। हाँ, वो पीछे AWS यूज़ करता है, ये बात हकीकत है। AWS क्या है? वो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। बेसिकली नेटफ्लिक्स के सर्वर नहीं है, AWS के सर्वर है, वो जो यूटिलाइज करता है वो। समझ में आई बात? आप भी यूज़ कर सकते हो और आप भी बना सकते हो, लेकिन खर्चा है ये पैसा है ठीक ठाक। एक सर्वर आपका नॉर्मली 300 350 $400 आराम से ले लेता है। मैं अपनी अगर बात करूँ, अपने क्लाइंट वगैरह का काम करता हूँ तो इतने बन जाते हैं, कभी कभी 1000 1200 भी चला जाता है। तो आप सोचो कि मेरे काम में तो इतना यूज़र अभी बैठा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा 10 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार यूज़र आ जाएगा एक्टिव, उसके पास मिलियंस ऑफ एक्टिव आता है। और अभी एक जो लास्ट मैच हुआ था उसका जो उसने लाइव स्ट्रीम किया था, वो एक बॉक्सर है, मैं उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, बॉक्सिंग की एक फाइट उसने लाइव स्ट्रीम करी थी। यार बड़ा मशहूर बॉक्सर है यार वो, नहीं मोहम्मद अली तो मर गया ना, वो जिंदा है, मर गया है, जिंदा है, मर गया। माइक टायसन, माइक टायसन की थी वो, और एक और जो मॉडर्न फाइटर था उसकी जो है ना फाइट थी। हाँ, जेक पॉल था उसका नाम। उसमें बिलियंस ऑफ यूजर थे एक्टिव उस टाइम पे, और वो भी नेटफ्लिक्स भी क्रैश हुआ था उस टाइम पे, हल्का सा, ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन क्रैश हुआ था, क्योंकि इतना लोड सर्वर पे आएगा तो सर्वर भी क्रैश होगा। उसने एक टेस्ट किया था, बेसिकली आपको मैं बताऊं तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये अपने आप को देखने के लिए कि उसके सर्वर कितने कैपेबल है कि बिलियंस ऑफ यूजर को किस तरह जो है जोड़ के रख सकते हैं। बिलियन यूजर कोई छोटी बात नहीं होती है। तो उसके पास तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं ही, या शायद बिलियंस भी हो सकते हैं उसके पास, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन उस टाइम पे लाइव इतना डाटा दिखाना और फिर उसके बाद इतना लोड एक सर्वर पे डाल के उसको टेस्ट करना छोटी बात नहीं है। उस पर भी उसने जो है ना लाखों खर्च किए होंगे, डॉलर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसने इतना बड़ा मैच अगर दिखाया है तो उसने आपको इस चीज़ को प्रूव किया कि भाई हमारे सर्वर इतने अच्छे हैं कि बिलियन यूज़र भी हम लाइव पे कितने हैंडल कर सकते हैं। अब उसको पता चल गया भाई यहाँ पे चीज़ें क्रैश हो रही है, वो उसको और इम्प्रूव करेगा। और ये इम्प्रूवमेंट टाइम टेकिन है, इतना नहीं है कि भाई वो कल जाके जो है ना उसकी रैम चेंज करके जो है ना रैम चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है। रैम उसने जो लगाई भी होगी ना वो आपकी सोच से भी ज़्यादा की होगी, उसके पास जो डाटा होगा ना वो आप पीसी, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा का हाई फाई पीसी लगाए होंगे उसने। लेकिन क्या है, जब यूज़र ज़्यादा आएगा लोड पड़ेगा, सर्वर क्रैश हो सकता है। अब उसको वो कैसे मेंटेन करता है, ये आपका सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग होती है, और ये पूरी स्टडीज है और पूरी फील्ड है। और ये फील्ड भी कोई सस्ती फील्ड नहीं है, इसमें स्टार्टिंग ही तकरीबन 5 6 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। मसला ये काम आप कर नहीं सकते। मतलब मैं आपको बोलूँ कि यार एक काम करो, आप सिस्टम डिजाइन शुरू कर दो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ बनाई नहीं है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि 1000 यूजर पे कैसे लोड मैनेज करना है, तो आप लाख तो छोड़ ही दो। समझ में आ रही है बात? तो इस फील्ड में लोग तब जब जब मारते हैं जब कोई 3 4 साल लगा चुके होते हैं वो इस फील्ड के अंदर, यानी कि वन स्टैक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बैक एंड के अंदर वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने आप को जो है ना मजबूत कर चुके हैं। सही है, वो फिर इस फील्ड में जब मारते हैं कोई तकरीबन 4 5 साल बाद।
3-4 साल में भी लोग जंप मार लेते हैं, जो अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं कि हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स की एक बड़ी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, सब जानते हैं, आप सबको पता है कि उसके मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, शायद बिलियन भी हो सकता है। अब इससे बड़ी जायंट और भी चीज़ें हो सकती हैं। फेसबुक है आपका, आज तक सर्वर क्रैश नहीं होता, नहीं होता ना, इतने सारे यूजर एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम। फेसबुक पे शायद ज़्यादा होते होंगे क्योंकि फेक यूजर ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, एट अ टाइम बिलियन से ज़्यादा यूजर होते होंगे उसके अंदर, लेकिन फिर भी सर्वर क्रैश नहीं करता, क्यों? आर्किटेक्चर उनका ऐसा होता है। और ये है सही सही मायनों में कंप्यूटर साइंस या सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। समझ में आ रही है बात? अब एक काम करो, जरा इसको पढ़ लो फटाफट जल्दी से, ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए चीज़ों का। अच्छा, अब देखो फाइल्स क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इमेजेस एंड वीडियो, बस, कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं कभी लाइफ में, याद रखना। पढ़ लिया भाई? क्या कह रहे हैं भाई ये? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज अ geographical distributed group of servers that speed up web content delivery by storing copies of files HTML CSS JavaScript images and video। मैंने बात करी कॉपी की, ओरिजिनल सर्वर पे अपलोड हुआ, उसके बाद जैसे ही उसने देखा कि मुंबई से हिट हो रहा है कोई सर्वर, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसने फौरन उठा के मुंबई सर्वर पर चीज़ फेंक दी। अब वो कैसे फेंक रहा है? उसको जाहिर सी बात है वो डाउनलोड करेगा सारी चीज़ों को, HTML की फाइल डाउनलोड करेगा, CSS की करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा, वीडियो इमेजेस, उसके बाद उसको बना के वो आपको सामने पेश कर देगा कि भाई ये चीज़ है। समझ में आ रही है बात? अब मैंने आपको अगर नेटफ्लिक्स की मिसाल दी, वो तो वीडियो है ना एक, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर इमेजेस भी आती है, उसके अंदर सब कंटेंट भी आ रहा होता है, अगर आप मोबाइल पे खोलते हो कुछ भी करते हो, आता है ना सब। वो कैसे आता है? वो सारा इसी तरीके से डिलीवर हो रहा होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? क्लोजर टू एंड यूजर्स बाय रिड्यूसिंग द फिजिकल डिस्टेंस डेटा मस्ट ट्रैवल, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा मैंने आपको बताया सर्वर उसका लगा हुआ US के अंदर है, आप रिक्वेस्ट में आ रहे हो मुंबई से बैठ के, मतलब आपका सर्वर मुंबई के अंदर है। मैं अगर आपको दिखा दूं AWS रीजन, तो आपको पता चल जाएगा कि AWS से कितने रीजन्स हैं। रीजन्स के अंदर डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स के अंदर डेटा बेस होते हैं, और एक मतलब ये बहुत नेस्टेड चीज़ है, एक से ज़्यादा रीजन्स होते हैं एक कंट्री के अंदर, और उस एक रीजन के अंदर 3-4 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं। एक डेटा सेंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ, या कहूँगा मैं आपको शायद बिलियन भी हो सकता है डेटा बेस हो, ठीक है? तो ये बहुत नेस्टेड चीज़ है। ये आपको बता रहा है यहाँ पे, AWS का एक रीजन यहाँ पे बता रहा है, सही है। मैं आपको अगर आपका बताता हूँ कि आपके करीब कौन सा पड़ेगा, ये रहा, देखा मैंने आपको क्या कहा था, हैदराबाद आ रहा है एक, और दूसरा मुंबई होगा। ये दो इंडिया के अंदर है, दूसरा आपको अगर पड़ेगा तो दुबई शायद पड़ जाएगा, UAE मिडल ईस्ट, और बहरीन पड़ेगा, बाकी तो ये दो अलग है। सऊदीया भी शायद स्टार्ट हो रहा है अभी, इसराइल भी है, उसके बाद अलावा और भी हैं बहुत सारे। तो आपके करीब जब आप नेटफ्लिक्स स्टार्ट करते हो, तो वो जो वीडियोस कंटेंट डाटा आपके पास आपके रीजन का डाटा क्यों आ रहा होता है, ये भी सोचने वाली बात है। नेटफ्लिक्स खोला है ना सबने, लिखा था पाकिस्तान जो है ना टॉप 10 वेब सीरीज, कैसे पता चलता है उसको पाकिस्तान में सब मैच देखी जा रही है? लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है ना वो आपकी, उसको पता है कि ये चीज़ यहाँ खुली है पाकिस्तान के अंदर, अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वेब सीरीज कौन सी देखी गई है वो उसको कैलकुलेट करता है, देखता है नंबर ऑफ व्यूज़ के ऊपर, नंबर ऑफ डाउनलोड के बेस पे, इन सब की बेस पे देखता है वो, और आपको वही रीजन ज़्यादा दिखाएगा। US में बैठ के आपको इंडिया की वेब सीरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका सर्वर मुंबई है इसलिए आपको ज़्यादा मिल रहा है। आपका सर्वर US होगा, आप वहाँ बैठ के देखना, वो आपको डाटा डिफरेंट मिलेगा, कंटेंट डिफरेंट होगा, वहाँ की वेब सीरीज अलग होगी। आजकल वो कोरियन भी आती हैं काफ़ी सारी, आप वहाँ पर उनके करीब होगे तो आपको वो भी नज़र ज़्यादा आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उनको पता चलता है, आप सब कुछ डालते हो ना, मोबाइल नंबर वगैरह भी चीज़ें डालते हो, लोकेशन वगैरह, तो वो ट्रैक कर लेता है, आपको सबसे दिखाता है। लेकिन आपके पास ज़्यादातर कंटेंट, ज़्यादातर आपके पास इंडिया का आ रहा होगा, सही है। हाँ वो अलग बात है, आप सर्च करके निकालो तो वो अलग बात। अगर आप सर्च करके कोई ऐसी चीज़ निकालते हो जो कि आपके रीजन में नहीं है और उनके रीजन में ज़्यादा देखी जा रही है, एक मिसाल है, कोई भी वेब सीरीज ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मूवी जो कि आपके रीजन की नहीं है, उनके रीजन की है, आपने क्या किया, आपने सर्च किया तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर ही है वो, सही है। अब जब आपने उसको सर्च किया तो आपने डाउनलोड किया तो वो टाइम लेगी,
क्योंकि वो उस सर्वर पे नहीं थी, लेकिन आपके देखने की वजह से उसने उस सर्वर पे ट्रांसफर फेंक दिया, एक बंदे की वजह से, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बंदा आए तो उसको तो ईजी मिल जाए वो। समझ में आ रही है बात? बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आसान चीजें नहीं है, बातें करना बड़ी बात होती है ये। आपके सर्वर यही वाले हैं, मुंबई और जो है ना अपना दुबई वाले, दुबई मुंबई और ये यहाँ पे करीब करीब सर्वर्स हैं। तो यहाँ से आपका सीडीएन ज़्यादा जल्दी डाउनलोड होता है। ये सारे इसके जो है ना लोकेशंस हैं ग्लोबल। नहीं नहीं नहीं, सीडीएन एक अलग फॉर्मेटिंग है। अभी तो बस पूरा पढ़ा है ना, ये क्या पढ़ा आपने? ये सीडीएन का फॉर्मेट है एक, जो कि डेटा को डाउनलोड करता है डिफरेंट सर्वर से पैच लेकर। आपकी मूवी ओरिजिनल सर्वर से अगर डायरेक्ट आ गई तो आपको बोलोगे भाई कॉपी हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने थोड़ा हिस्सा यहाँ से लिया, थोड़ा इससे लेके, थोड़ा इससे लेके, एक जोड़ के बना दी पूरी वेब सीरीज, या पूरी एक एक मूवी बना दी, या एक आपकी इमेज डाउनलोड कर ली, मतलब इमेज यहाँ से डाउनलोड करी मैंने, जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ से करी, एचटीएमएल की फाइल यहाँ से करी, अब पूरी वेबसाइट मैंने जो है ना एक वेबसाइट बना दी। ये सीडीएन फॉर्मेटिंग है। समझ में आ गई बात? ये आपको यही बता रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। कंप्यूटर साइंस इतनी मजे की फील्ड है, आप पढ़ो तो आपको समझ में आया कि बाकी में कुछ चीज़ है। आप इस चीज़ से इतना सोच सकते हो कि यार इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बिलियनियर हैं वो सब आईटी टेक से बिलोंग करते हैं। एलॉन मस्क आईटी से बिलोंग करता है। टेस्ला उसकी गाड़ी चलती है, वो आईटी बेस्ड है ना। उसकी गाड़ी में जो ऑटोमेशन चीज़ें चल रही हैं, वो आपको पता है वो ऑटोमेट चलती कैसे? आपको उसके पीछे की साइंस नहीं पता आपको। पढ़ो, बहुत मजे की चीज़ है वो, कैसे गाड़ी ऑटोमेट चल कैसे रही है, वो कैसे डिटेक्ट करती है। वो कहता है एक्सीडेंट प्रूव है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता उस गाड़ी में कभी। कैसे? कभी आपने सोचा? जिंदगी में एक चीज याद रखो, कोई प्रॉब्लम आए ना, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को समझो कि वो है क्या। इसी तरह किसी ने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना, तो उसको भी स्टडी करो कि यार उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कैसे, ऐसा क्या कर रहा है वो जो दुनिया नहीं कर रही। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्या कर रहा है वो दुनिया नहीं कर रही। सही है। इसी तरह आप और देख लो, बिल गेट्स था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो आज तक वहां पे रुका नहीं, वो आज तक चलते 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 आज उस माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास एमएस ऑफिस भी आ गया है। सही है। उसके बाद आपके पास टीम भी आ गया, यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग एक प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या उसने बीएस कोड आपको दे दिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे दी उस आहिस्ता आहिस्ता। और अगर फेसबुक की बात करेंगे तो बात ही अलग है, फिर उसने आपको फेसबुक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद फिर उसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, वो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। इंस्टाग्राम एक्वायर किया, वो दे दिया आपको। मेटा जैसी बड़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी। उसका भी जो हेडसेट चलता है, क्या नाम है उसका, क्विस्ट नाम है शायद उसका, नाम भूल रहा हूँ उसका, वीआर हेडसेट वगैरह। तो दुनिया बहुत आगे की तरफ जा रही है। आप अगर इस फील्ड को सिर्फ ये करने आए हो यार, बोरिंग से पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ सकोगे कभी। मैं आपको लिटरली दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। पढ़ लोगे एक हद तक, लिमिट तक जाओगे, एक हद तक पहुंचोगे, उसके बाद रुक जाओगे। अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, बनाना है, कंटिन्यूअसली स्टडी करनी है, पढ़ना है। और पढ़ना ये है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकोगे, मतलब आप खुद से सॉल्यूशन नहीं बनाते, याद रखना, कोई सॉल्यूशन खुद से नहीं बनाता। मतलब मैं आपको अगर लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊंगा, आप मेरी लॉजिक बिल्डिंग को ही कॉपी करोगे अपने उस प्रोग्राम के अंदर। सही है ना? सही है। मैंने क्या आसमान से तोड़ के सीखी थी? मैंने भी आप जैसे लोगों से सीखी, यानी कि आपकी तरह जो और पीछे जो जो लोग डेवलपर बन के गए, मैंने भी उनसे सीखी। उन्होंने लॉजिक बिल्डिंग कैसे करी, क्या कॉन्सेप्ट था उनके पीछे, कैसे सोचते थे। असल चीज़ है नज़रिया, आपने सोचना कैसे। मैं कहता हूँ आप जब इंडस्ट्री में आ गए हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो आपको सोचना आना चाहिए कि कैसे काम कर रही है चीज़ें। मैं आपसे पूछता हूँ ये माइक कैसे काम कर रहा है, आपको भी नहीं पता, नहीं पता ना। लेकिन आप इसको पढ़ो, आपको पता चलेगा कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे काम कर रहा है। कंप्यूटर आपका कैसे चल रहा है, कैसे ऑपरेटिंग कर रहा है, कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना, कैसे काम कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स है, उसके पीछे थ्रेड का कॉन्सेप्ट आता है, आयो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है, पढ़ो। ये बताता है आपको कैसे काम करता है। जावा स्क्रिप्ट आपकी सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना, वो बता दूंगा मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, यानी कि एट अ टाइम वो एक टास्क परफॉर्म कर सकती है। और लैंग्वेजेस की बात की जाए, सी प्लस, सी शार्प, वो मल्टी जो है ना मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेजेस है। वो एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कर सकती हैं। उसकी मिसाल आप पबजी ऐसा गेम देख सकते हो।
इसमें आप मतलब आप भी खड़े हो, आपका दूसरा बंदा भी जो एनिमी है वो भी खड़ा हुआ है, यानी कि आपका दूसरा यूजर, आपकी जो नीचे पूरा घर है वो एक अलग चीज़ है। एक एक टाइम पे एक एक चीज़ नोट हो रही है, आप मूव कर रहे हो, आपके साथ साथ चीज़ें मूव हो रही हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक साथ। कहने का मकसद ये, फ्लैपी बर्ड खेला है? आप उस पर टैप करते हो, वो हवा में जाती है, बर्ड नीचे आती है। वो सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, मतलब वो जावा से पे आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि वो एट अ टाइम पे एक चीज़ आप क्लिक करोगे या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यही होगा ना। तो ये सिंगल थ्रेड लैंग्वेज पे काम होता है। मल्टीपल थ्रेड के अंदर आपके पास बड़े बड़े गेम डेवलप होते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको पबजी दे दी, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गए, बड़े मोबाइल जितने भी GTA वाई सिटी हो गई, सारे ये मल्टी थ्रेड लैंग्वेज गेम है। अब मल्टीपल थ्रेड आपने क्रिएट कैसे करना है आपको पता ही नहीं होगा, जब आपको पता नहीं होगा थ्रेड काम कैसे करता है। तो इन लैंग्वेजेस पे काम कैसे करना है आपको भी इसका आइडिया नहीं होगा, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हो सकता है मेरी बात किसी को बोरिंग लग रही हो, लेकिन आप जब इंटरेस्ट लोगे ना सही मायनों में, तो आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, कंप्यूटर साइंस कोई छोटी चीज़ नहीं है। आज दुनिया ने 20 साल में इतनी तरक्की करी है, दुनिया ने कितने साल गुजार दिए, उसमें इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी 20 साल के अंदर हुई है। आप हिसाब किताब लगा लो, देख लो। और फिर AI के आते तो दुनिया ने कितनी तरक्की करी है आपकी सोच भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा दुनिया में अभी क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इस टाइम पे भी दुनिया क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने खोल के स्टडी नहीं किया। आप जब स्टडी करोगे तो पता चलेगा दुनिया किस चीज़ पर काम कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का भी आपको कोई आइडिया नहीं, जीरो नॉलेज, लेकिन वो दुनिया की तबाही है वो। सही है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ है क्या। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिंक है कंप्यूटर से ही। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, तो आप कोई आने वाले वक्त के बिलीनियर तो नहीं, मिलीनियर भी नहीं बन सकते, वो तो छोड़ ही दो। क्योंकि अब वो दौर नहीं है ना कि आप फेसबुक बना लोगे तो आप जो है ना मार्क जगह बन जाओगे, नहीं बन सकते। वो बन गया एक जो बनना था। अब आपको अगर कोई बड़ा काम करना है तो आपको उससे हट के कोई काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, आपको शायद समझ में ना भी आ रही हो सकता है किसी लोगों को, लोग मजाक में टाल भी रहे हो, लेकिन ये हकीकत है। आपको अगर आप बड़ा बनना है, कुछ करना है, तो आपको वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाना। आपको देखना ये है कि दौर के हिसाब से क्या ज़रूरत है, उससे आपको जो है ना, या जो भी XYZ, जो भी नीड है, या नीड नहीं भी है तो आप उसको नीड पैदा करो। सोशल मीडिया की नीड थोड़ी थी, या थी? क्या लगता है आपको, नहीं थी सोशल मीडिया की नीड? थी भाई, क्यों नहीं थी? बिल्कुल थी। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका वालों से बात नहीं कर सकते थे, इतना आसान नहीं था, सोशली कनेक्ट नहीं थे। याहू जैसे प्लेटफॉर्म्स थे, काम कर रहे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे वो जितना इसने काम किया। लेकिन उसका जो पर्पस था कम्युनिकेशन, वो कहीं और बदल लिया, वो किसी और एक्टिविटी में चला गया, क्योंकि उसने देखा कि यार आवाम तो बेवकूफ़ है, आवाम को चाहिए तफरी के लिए कोई चीज़, तो तफरी बना दी। आप तफरी के लिए इस्तेमाल करते हो, उसके पास पैसा भरपूर आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या मैकेनिज्म है। AI आपने ChatGPT के बारे में आज तक खोल के नहीं पढ़ा, वो काम कैसे करता है, आपको आंसर कैसे देता है। मुझे जिस दिन पता चला, मैंने उसके पहले दिन उसकी स्टडी करी कि यार ये काम कैसे कर रहा है, अभी तक ऐसी चीज़ क्यों नहीं बनी, ऐसा क्या हुआ कि क्यों नहीं बन सकी, ऐसा उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो और कोई नहीं कर सका। माइक्रोसॉफ्ट भी तो पहले वर्किंग कर रहा था इस चीज़ पे, गूगल इससे पहले वर्किंग कर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, सैम ऑल्टमैन ये बाजी ले गया। जीता तो वही ना, ओपन AI उसी का है ना, जीता वो ना, बाकी तो नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? कुछ तो ऐसा किया उसने जो बाकी नहीं कर सके। अब जब उसने एक बार कर दिया ना, तो अब तो करते रहो जो भी कर ले। अब उसका कोड कॉपी होकर काम चलता रहता है। परप्लेक्सिटी का नाम बताया था मैंने आपको, पूरा कोड कॉपी करता है वो पूरा, उसका A to Z कोड पूरा ओपन AI का है। सिर्फ उसने एक टूल बना दिया वेब सर्च का, इनफ, कुछ नहीं किया। $1 बिलियन की कंपनी है वो आज, एक सिर्फ टूल। जो कि ओपन AI से जब आप सवाल करते थे ChatGPT से, तो वो आपको करंट जवाब नहीं देता था, आपको नहीं बताता था कि आज का टाइम क्या चल रहा है, आज का वेदर क्या है कराची में, या आज कराची में क्या हुआ, वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको बोलेगा मैंने 21 का जो है ना डाटा था, वो लास्ट जब मैं इस्तेमाल करता था तब वो बोलता था 21 का डाटा है, मेरे पास इससे ज़्यादा का डाटा नहीं है। परप्लेक्सिटी ने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, उसने सिर्फ एक टूल बनाया जिसको आज MCP सर्वर कहा जाता है। सही है, मॉडल प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल।
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये कहा जाता है उसको। उसने सिर्फ आपकी चैट को यानी कि आपके मैसेज को वेब की सर्च से कनेक्ट कर दिया। अब वो आपको आंसर लगा देता है आपकी वेब सर्च से। ये चैट जीपीटी ने बाद में इंप्लीमेंट किया, उससे पहले परप्लेक्सिटी बाजी ले गया। आज $1 बिलियन की कंपनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अपॉर्चुनिटी घर पे आके नहीं दरवाजा खटकाती, पैदा करनी पड़ती है। उसने देखा भाई यहाँ पे एज है, ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे। डेवलपर है ना भाई, वो भी तो आसमान से तो नहीं उतरे, फरिश्ते तो थे नहीं वो भी, या एलियन तो है नहीं वो भी, आपकी तरह मेरी तरह इंसान है। उन्होंने देखा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दिया। आपने देखा ये प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करो, खत्म। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ये मसला है। सॉल्विंग तो तब करोगे जब आपको कुछ काम आता होगा। सॉल्यूशन भी इतना आसान निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एज नजर आएगा। आज भी सोशल मीडिया में एज था, लोगों ने देखा वीडियो की जगह शॉर्ट डाल दिए, शॉर्ट डाले ना, उसके बाद देखो सबने डालना शुरू कर दिया। टिकटॉक के बाद, पहले टिकटॉक ने स्टार्ट किया थी ये चीज़, उसके बाद देखो आप इंस्टाग्राम में भी आपको मिला, फेसबुक में भी मिला, यूट्यूब पे भी मिला, सबने कोड कॉपी पेस्ट किया। तो चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ क्या होता है, एक दो फीचर आप एक्स्ट्रा मार दो, आपकी चीज़ें हिट हो जाती हैं, और कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। ये लिंक है आपके पास, उसने पूरा बोला हुआ है वेब पेज यूजिंग अ सीडीएन। अब सीडीएन क्या है ये पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, अब एनिमेट डॉट सी एस एस ने क्लाउड फ्लेयर का जो है ना सीडीएन सर्वर यूज़ किया हुआ है। क्लाउड फ्लेयर बिल्कुल AWS जैसा आर्किटेक्चर रखता है, इसका अपना पूरा सिस्टम है जैसे AWS है, और बहुत ज़्यादा सस्ता है। मैं भी यूज़ करता हूँ ये अपने पास और अपनी एप्लीकेशंस के लिए, और इजी टू यूज़ है। AWS को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब ये बिल्कुल AWS की तरह आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, इसकी बिल्कुल वही कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है। इन्होंने भी इस वक्त यही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसके सर्वर पे ये लाइब्रेरी अपलोड करी हुई है, इसका नाम है लाइब्रेरी एनिमेट डॉट सी एस एस। ये उसका वर्जन है 1.1.1, ये इसका वर्जन है, अपडेट होता रहेगा, ये आपको हर दफ़ा डिफरेंट मिलेगा। दूसरा क्या है, एनिमेट डॉट मिनी सी एस एस। ये आपके पास कुछ सी एस एस जो है ना अपलोड कर डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड नहीं कर रहा है, बेसिकली जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये आपके ऑनलाइन सर्वर से कनेक्टिविटी बनाएगा, ये उससे बार बार रिक्वेस्ट करेगा और डाटा मंगवाएगा। इंटरनेट नहीं होगा ये नहीं चलेगा, आपको पहले बता रहा हूँ, सही है। क्योंकि ये लाइव चल रहा है, ये इसका डोमेन है, ठीक है। डोमेन तो बताया था ना मैंने आपको, ये इसका डोमेन है, ये इस पर रिक्वेस्ट मारेगा और बार बार इस चीज़ को जो है ना डेटा को लेके आएगा, ठीक है। अच्छा,